ओके, सो इस वीडियो में जैसे मैं बताती हूँ, सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या रही है मेरी मेंस की। प्रीलिम्स के नोट्स पढ़ने हैं हमें 10 बार, जो मैं मेंस में भी हेल्प करेंगे। मेंस के लिए हमें जो थीम्स जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आई है वो करनी है। जो करंट अफेयर्स में स्पेशली जो चटपटे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करना है, जो सर वगैरह इंपॉर्टेंट बताए। एंड इसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड दैट इज़ इट, वी आर गुड टू गो। बहुत एक्सेस करने से कुछ नहीं होने वाला है, जितनी ज़रूरत है, जितनी नेसेसिटी है उसको करना है, राइट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो बता देती हूँ। इस टॉपिक में हम कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें हमारी पहली थीम है बेसिक टीनेट्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब इंडिया एंड यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने के बारे में कुछ ये था। सबसे पहले फिलॉसफी देख लेते हैं। सो इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसको हमने ब्रिटेन से डिराइव किया है। यहाँ पे सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक ऐसे शब्दों को वैल्यू दी जाती है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाता है यूनिटी विद डाइवर्सिटी पे। और कॉन्स्टिट्यूशन का एम है सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना, इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, जो भी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मिला है उसको रिमूव कराना। साथ में बैलेंस करना इंडिविजुअल राइट को विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। वेलफेयर स्टेट ओरिएंटेशन। नाउ यूएसए। यूएसए जो है, यूएसए का जो फिलोसफी है ये हमारा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पे है। डेमोक्रेसी वहाँ पे भी है, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पे ये हमारा बेस्ड ऑन है। इसको हमने लिबरल, उन्होंने मतलब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिराइव करा है। लिबर्टी को, इंडिविजुअलिज्म को, लिमिटेड गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनका मेन एम्फेसिस होता है फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स एंड मार्केट इकोनॉमी पे, ठीक है। फाउंडर्स वांटेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवररीच। और इसका मेन एम था कि गवर्नमेंट ओवररीच ना कर ले, तो गवर्नमेंट के ओवररीच से प्रोटेक्शन देती है जनरली। और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बिल ऑफ राइट्स है, दैट इज़ वाई। नाउ अब नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं। इंडिया में आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पे मिक्स्ड है यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स का। एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्फेसिस करता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के अंदर अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी बहुत रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, बिकॉज अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू फ्लेक्सिबल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। यूएसए में बात करूँ तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी शॉर्ट है, क्रिस्प है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड है बिकॉज अमेंडमेंट बहुत रेयरली यहाँ पे होती है। और क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ड्यूल पॉलिटी है यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, मतलब स्टेट का अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग भी इनका तो है ना, एंड सेंटर का अलग है। सेंटर की जिम्मेदारी अलग है, स्टेट की अलग है, कोई ओवरलैपिंग चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट की फॉर्म में बात करूँ तो आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है, पीएम एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारे रियल हेड होते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जहाँ पे उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्यूजन है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। इस डायग्राम को बना के आना है अगर ये क्वेश्चन आता है। यूएसए की में अगर हम बात करें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है बोथ हेड है स्टेट का एंड गवर्नमेंट का। नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस फिक्स टेन्योर, ये हमारे कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इसका अपना जो टेन्योर है वो फिक्स रहता है। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, समझ में आए तो यहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे फ्यूजन है हमारे यहाँ पे, यूएसए में क्या है, क्लियर सेपरेशन है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को इंडिया को क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है इमरजेंसी के थ्रू, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप के माध्यम से। 3 लिस्ट का सिस्टम है, यूनियन है, स्टेट है एंड कॉन्करेंट भी है। और रिसेंटली अगर हम देखें तो आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है, मतलब स्टेट अपने आप में कॉम्पीट करते हैं अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए। वहीं पे जो यूएस है वहाँ पे ड्यूल फेडरलिज्म है, मतलब स्टेट अपने आप में सोवरन है अपनी जुरिस्डिक्शन को लेके। रेजिजुअल पावर्स जो हैं वो हमारी स्टेट्स के साथ ही है। इवन जो रेजिजुअल मतलब जो भी बची कुची है, 2 सेपरेट सेट ऑफ लॉज, पुलिस एंड कोर्ट है ना। हर एक स्टेट का अपना खुद का पुलिस है, खुद का लॉ है, खुद का कोर्ट है। एंड हाई डिग्री ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, यहाँ पे स्टेट को बहुत ज़्यादा क्या है, ऑटोनॉमी दी गई है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर पे आते हैं तो इंडिया में आपको पता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ही है। पीएम एंड जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, है ना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बट पार्लियामेंट रेगुलेट कर रही है उसकी सर्विस कंडीशंस को, अपॉइंट कर रही है, इम्पीच कर रही है। बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है। यूएसए में वहीं पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, कोई भी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में नहीं बैठता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर है, तीनों ही अपने आप में आइसोलेटेड ब्रांचेस हैं वहाँ पे।
चेक्स एंड बैलेंसेस स्ट्रांगली इन्फोर्स, लेकिन वहाँ पे तब भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है। जुडिशरी की बात करूँ तो इंडिया में आपको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम, हाई, दैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड जुडिशियल रिव्यू हमारा काफ़ी ब्रॉड है। PIL को हम यूज़ करते हैं सोशल जस्टिस के लिए, और हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम यूज़ होता है। वहीं पे USA में बात करें तो ड्यूल जुडिशरी है, मतलब फेडरल का अपना कोर्ट है, स्टेट का अपना कोर्ट है, इंटीग्रेटेड नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशियल रिव्यू पावर है माराबरी वर्सेस मेडिसन, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इनके पास बहुत अच्छी, मतलब जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट USA से आया है। जजेस को अपॉइंटमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं और सीनेट कंफर्मेशन देती है, तो इस चीज़ को देख लेना। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है USA में, प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट करते हैं और सीनेट कंफर्मेशन दी है, मतलब जैसे कि पार्लियामेंट टाइप। नो PIL का यहाँ पे कल्चर नहीं है, कोर्ट इज कंस्ट्रक्टिव इन एक्सेप्टिंग केसेस। तो PIL का कल्चर हमने USA से नहीं लिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो PIL हमारा USA में नहीं होता है। राइट्स एंड लिबर्टीज़ की बात करो तो इंडिया आपको पता है फंडामेंटल राइट इन्फोर्स इक्वलिटी, जिसमें हम इक्वलिटी दे रहे हैं, सबको सोशल जस्टिस दे रहे हैं राइट्स पे, लेकिन ऑफकोर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी के चलते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं जो वेलफेयर पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट की क्या करते हैं, गाइड करते हैं। वहीं पे USA में बिल ऑफ राइट है जो कि एब्सोल्यूट नेगेटिव लिबर्टीज़ है, मतलब फ्रीडम देती है, गवर्नमेंट से फ्रीडम देती है। रिस्ट्रिक्शंस है राइट्स पे मिनिमल, मतलब बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस को बहुत मिनिमल किया है उन्होंने। एंड इनका मेन फोकस है इंडिविजुअल की फ्रीडम पे, ज़्यादा सोशल जस्टिस की बात नहीं करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको पता है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोलिजन गवर्नमेंट भी बन सकती है, रीजनल पार्टीज़ का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी है टू कंट्रोल द लेजिस्लेटर्स। लेकिन USA में 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, बस क्लियर आइडियोलॉजिकल डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग प्राइमरी इलेक्शंस टू चूज द कैंडिडेट्स, एक ही इलेक्शन होते हैं और अपने कैंडिडेट को चूज़ कर लिया जाता है, दैट इज़ इट। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है हमारे प्रेसिडेंट को, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, राइट। इलेक्शन सिस्टम देखते हैं तो इंडिया में आपको पता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है लोकसभा एंड असेंबलीज के लिए, मतलब जिसके पास 50% हो गया वो हमारा जीत जाता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, या फिर नॉट 50%, सॉरी, जिसके पास भी मतलब हमारा मैक्सिमम वोट आती है वो जीत जाता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस कराता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है सिंस 1950 से ही। वहाँ पे USA में इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए है, और प्राइमरीज एंड कॉकसेस फॉर कैंडिडेट सिलेक्शन, पता नहीं क्या है, इतना समझना नहीं था वैसे। स्टेट कंट्रोल करती है इलेक्शन सिस्टम को, बस। एग्जाम्पल्स क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इंडिया में हमारा नीति आयोग है, PIL है, केशवानंद भारतीय बेसिक स्ट्रक्चर में। वहीं पे USA में इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, अच्छा ये तो कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको मत ही करना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ अच्छा 360 डिग्री क्रिस्प दिया है, इसमें समरी दिया है। इंडिया का मेन फोकस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यहाँ सोशल जस्टिस पे फोकस किया जाता है, सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी पे। यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सेपरेशन है पावर की, मतलब सेंटर एंड स्टेट में। यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म है, यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशियल को सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, मोटा मोटा। अब देखो फ्रांस क्या सीख सकता है इंडिया के सेकुलरिज्म के अप्रोच से, मतलब दोनों का कंपैरिजन कर दो, है ना। सबसे पहले इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को पढ़ लेते हैं कि हर इक्वल रिस्पेक्ट देनी है हर एक रिलीजन को, सर्वधर्म धर्म संभवा, इसको रट लेना, सर्व धर्म संभवा, चाहे आप खुद कितना ही फॉलो करो ना करो, बट इसको रट के में सेकुलरिज्म में लिख के आ गया है आंसर में, राइट। सर्व धर्म संभवा। पॉजिटिव इंगेजमेंट, स्टेट कैन इंटरवीन टू रिफॉर्म, स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं और बदलाव ला सकती है चीज़ों में। एग्जाम्पल बैनिंग अनटचेबिलिटी, सोशल रिफॉर्म लेके आना, पॉजिटिव इंगेजमेंट है। फ्रीडम है कि आप प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कर सकते हो रिलीजन को, कोई स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है स्टेट एंड रिलीजन के बीच में। माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन दी जाती है। स्टेट न्यूट्रलिटी है, नो प्रेफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन अलाउड एज लॉन्ग एज पब्लिक ऑर्डर इज मेंटेन, ठीक है। नाउ फ्रांस का मॉडल कैसा है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट एंड रिलीजन के बीच में। पब्लिक स्फेयर मस्ट बी रिलीजन फ्री, मतलब स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे अपने रिलीजन को मत करो कुछ भी। कोई विजिबल रिलीजियस सिंबल्स नहीं होता है किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में इम्फेसिस किया जाता है यूनिफॉर्मिटी पे एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग देख लेते हैं।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन इन सिंपल वर्ड्स? जो भी वर्ड आए ना उसका मीनिंग अपने आप में पता होना ज़रूरी हो जाता है, राइट? मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये तो बता देती हूँ एटलीस्ट। अरे यार, एसिमिलिएशन, इनको समझ में नहीं आता चैट जीपीटी को। ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ का पार्ट बन जाना, ठीक है? तो ये सारे रिलीजन को क्या कर रहा है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं मुस्लिम और माइनॉरिटी ओवर हिजाब, बुर्किनी एंड अबाया। स्टेट फोकस करता है मोर ऑन रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस एक्सप्रेशन रदर देन अकोमोडेटिंग इट। मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करता है रिलीजियस, ज़्यादा आके यहाँ पे रिलीजियस मत बनो, सिंपल सी बात ही है। अब व्हाट फ्रांस कैन लर्न, एक्चुअली तो होना चाहिए था व्हाट इंडिया कैन लर्न, चल ठीक है, बट व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम द इंडियाज अप्रोच। प्लूरलिज्म ओवर यूनिफॉर्मिटी, इंडिया एक्सेप्ट मल्टीपल आइडेंटिटीज़ विद इन वन नेशन। इंडिया जो है बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के कारण फिर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं ना। फ्रांस कैन शिफ्ट फ्रॉम एवरी वन मस्ट लुक द सेम टू एवरी वन इज इक्वल इवन इफ दे लुक डिफरेंट। ऑल दो हमें शिफ्ट होना चाहिए कि एवरी वन इज इक्वल इवन इफ दे लुक डिफरेंट, तो हमें शिफ्ट होना चाहिए एवरी वन मस्ट लुक द सेम पे, ठीक है। अकोमोडेटिंग पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, इंडिया अलाउ करता है लोगों को टू वियर रिलीजियस क्लॉथ्स, एसेसरीज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे भी, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हिंदुज़म के लिए ठीक है, बाकी चीज़ ठीक है। फ्रांस कैन कंसिडर रेगुलेटेड फ्रीडम इंस्टेड ऑफ टोटल बैन्स, लेकिन जो फ्रांस है ना वो कंसिडर कर सकता है रेगुलेटेड फ्रीडम को, टोटल बैन ना लगाए लेकिन उस फ्रीडम को रेगुलेट रखे। बैलेंसिंग राइट्स एंड पब्लिक ऑर्डर, इंडिया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एक ब्लैंकेट प्रोहिबिट नहीं करता है। तो फ्रांस भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, केस बाय केस रिस्ट्रिक्शन मॉडल रेदर देन यूनिवर्सल बैन कर लगा देना। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करता है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को। फ्रांस भी इंट्रोड्यूस कर सकता है लीगल सेफगार्ड, जिससे कि माइनॉरिटीज़ को टारगेटेड फील ना हो, ऑल दो माइनॉरिटीज़ ही लोगों को टारगेट कर रही है। फ्रांस, हम तुम्हारे साथ हैं, फ्रांस का मॉडल आना चाहिए मुझे लगता है इंडिया में। डायलॉग नॉट सुप्रेशन, जैसे इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया जो यूज़ करता है, इंस्टीट्यूशन जैसे कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, जिससे कि ग्रेवेंस एड्रेसल हो पाए, एंड फ्रांस को भी बेनिफिट मिलता है फ्रॉम सिमिलर कंसल्टेटिव बॉडीज से। पॉजिटिव स्टेट इंटरवेंशन है, इंडिया रिफॉर्म भी करता है उनके प्रैक्टिसेस को जो कहीं ना कहीं राइट्स को वॉलेट करे, जैसे सबरीमला, ट्रिपल तलाक। फ्रांस कुड मूव फ्रॉम पुलिसिंग आइडेंटिटी टू प्रोमोटिंग इक्वलिटी एंड इंटीग्रेशन। हाउ दिस कुड बेनिफिट फ्रांस, अब फ्रांस से इससे क्या होगा कि जो सोशल पोलराइजेशन है वो कम होगा, एलिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को जो अलग से ट्रीट किया जाता है वो कम होगा। ऑल्दो मैं कहती हूँ फ्रांस मत अपनाना। इंप्रूव इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़ का इंटीग्रेशन बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ज़्यादा इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी बनेगी, एंड कम इंसिडेंट होंगे रिलीजन रिलेटेड टेंशन के। ऑल्दो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। फ्रांस भैया तुम बहुत सही कर रहे हो, ऐसे ही रहो, मत बदलो। चलिए ये समरी मेमरी छोड़ देते हैं, वैसे मुझे कोई टॉपिक रास नहीं आया। इंडिया यूके जुडिशियल सिस्टम, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इंडिया एंड यूके में मतलब कंपैरिजन करना है। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इंडिया आपको पता है इनहेरिटेड मस्ट ऑफ इट्स जुडिशियल स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूके। हमने यूके से ही अपनी जुडिशरी का स्ट्रक्चर उठाया है। ओवर टाइम बोथ सिस्टम इवॉल्व डिफरेंटली, लेकिन टाइम के साथ दोनों अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए, बट सर्टेन सिमिलरिटीज़ अभी भी हैं। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मतलब क्या है, सिमिलैरिटी, कॉमन लॉ हेरिटेज है, हमारे दोनों के यहाँ पे एक कॉमन लॉ का ट्रेडिशन चलता आ रहा है। जुडिशियल डिसीजंस क्रिएट करते हैं प्रेसिडेंट्स। अबे प्रेसिडेंट्स क्या होता है यार, इतने भारी भरकम शब्द लिख देते हैं, बड़े ही गंदे लोग हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पास्ट डिसीजंस दैट गाइड द फ्यूचर, मतलब पिछले जो जुडिशरी की जजमेंट्स हैं वो आने वाले फ्यूचर को भी गाइड करती हैं। जुडिशियल रिव्यू इंक्रीजिंग इन यूके, इंडिया के पास तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू है सिंस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, बट यूके में आफ्टर द ह्यूमन राइट एक्ट ये जो जुडिशियल स्क्रूटनी है थोड़ी सी बड़ी है। कोर्ट इन बोथ, दोनों ही मतलब एक तरीके से आर्बिट्ररी गवर्नमेंट के एक्शन पे चेक ऑन लगाते हैं। राइट्स प्रोटेक्शन, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, यूके में ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ यूरोपियन कन्वेंशंस हैं। कोर्ट प्रोटेक्ट करता है इन सारी बेसिक राइट को, ड्यू प्रोसेस को इंश्योर करता है कि प्रोसेस भी अपने आप में ड्यू रहे, ज़रूरी रहे, मतलब ठीक रहे। एक्टिविस्ट अप्रोच इन सर्टेन एरियाज, इंडियन जुडिशरी इज़ नोन फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए काफ़ी जानी जाती है, PIL के थ्रू।
यूके कोर्ट्स इंक्रीजिंगली इंटरवीन इन, आज के टाइम पे यूके की कोर्ट भी इंटरवीन करना शुरू कर गए इमिग्रेशन केसेस में, ह्यूमन राइट वायलेशन, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दोनों मेंटेन करते हैं सेक्युलर टेन्योर को। ओके, सो नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। सो दोनों ही इंडिपेंडेंट को मेंटेन रखते हैं, यस फिक्स टेन्योर है, दोनों में फिक्स सैलरीज है, एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्शन भी देने की कोशिश करी है, जजेस ही डिसाइड करते हैं विदाउट किसी फेयर और फेवर के। ओपन कोर्ट सिस्टम है, हियरिंग्स जनरली पब्लिक जो है, नॉर्मल जो पब्लिक है उनके लिए क्या है, ओपन है, और ट्रांसपेरेंसी। नाउ अब डिफरेंसेस भी हैं जिनको हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। देखिए डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस, अब ये जो शब्द है खुद यूपीएससी ने यूज़ करा है, मतलब यूपीएससी वाली वोकेबलरी है, अगर आप इनको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करोगे, है ना, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस लिखोगे तो शायद एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इंडिया में आपको पता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहीं पे यूके में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है वहाँ पे, पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं है। मतलब जुडिशियल रिव्यू, इंडिया जो है, इंडिया में ये पावर है कि वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं कोई भी लॉ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है हमारी जुडिशरी, लेकिन यूके में ऐसा नहीं किया जा सकता है। कैन ओनली इशू अ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, वो सिर्फ ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इनकम्पेटिबल है, दैट मीन्स सही नहीं है। कोर्ट स्ट्रक्चर, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। वहीं पे यूके में सेपरेट सिस्टम है, इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए, स्कॉटलैंड के लिए, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए, साउदर्न आयरलैंड के लिए, एंड यूके की एक सुप्रीम कोर्ट है जो रिलेटिवली अभी के टाइम पे काफ़ी नई ही बनी है 2009 में। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जजेस को अपॉइंट करते हैं, बट यूके में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का एक कमीशन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मेरिट बेस्ड है, और इसमें प्रॉपर मेंबर्स होते हैं। पीआईएल कल्चर है, इंडिया में एक्सटेंसिव पीआईएल है फॉर इन्वायरमेंट करप्शन, है ना, हमारे यहाँ पे तो पीआईएल आती है हर चीज़ से, इन्वायरमेंट करप्शन राइट्स हर चीज़ की, लेकिन यूके में बहुत लिमिटेड यूज़ होता है पीआईएल का, ठीक है। रोल इन गवर्नेंस क्या है, इंडिया में जो जुडिशरी है वो प्ले करती है मेजर रोल इन द पॉलिसी ओवरसाइट, पॉलिसी पर नज़र रखने में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यूके में जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रेन रहती है, मतलब ज़्यादा अपना इन्वॉल्व नहीं करती सारी चीज़ों में, अवॉइड करती है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं घुसती है। कंटेम्प्ट पावर, इंडिया के पास ब्रॉडर कंटेम्प्ट पावर है, सिविल की भी है, क्रिमिनल की भी है, टू प्रोटेक्ट द मेजेस्टी ऑफ कोर्ट, लेकिन यूके में ज़्यादा लिबरल अप्रोच यूज़ करते हैं, स्पीच अगेंस्ट जुडिशरी इज टॉलरेटेड अनलेस अफेक्टिंग द जस्टिस। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है ना, वो मतलब यूके में कम है, इंडिया में ज़्यादा है, सीधा सीधा बोले तो। सोसाइटी, सोशल कंटेक्स्ट का इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। सो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट डील करती है विद सोशो इकोनॉमिक राइट्स के साथ, लेकिन यूके में जो कोर्ट है वो फोकस करते हैं मेनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रोसीजरल फेयरनेस के साथ, ठीक है। तो ये राइट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ये सिर्फ लॉ पे एंड फेयरनेस पे ध्यान दे रहा है। नाउ नेक्स्ट थीम इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिया एंड फ्रांस में कंपैरिजन है भी। इतना तो पता ही होगा बेसिक कि बोथ इंडिया एंड फ्रांस के पास प्रेसिडेंट ही है ना, दोनों के पास प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, वहीं पे फ्रांस में एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ पे प्रेसिडेंट भी पावरफुल एग्जीक्यूटिव हेड है, साथ में पीएम भी है, उसके पास भी पावर है, दोनों के पास पावर है। और प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन तो पता ही है इंडिया में कैसा है प्रेसिडेंट का। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर कौन कौन होते हैं, लोकसभा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, यूटी के असेंबलीज़ के, एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो हम इंक्लूड इनमें नहीं करते हैं। वैल्यू ऑफ वोट में हम पढ़ के हैं कि ईच एमएलए की जो वोट है वो बेस्ड होती है स्टेट की पॉपुलेशन पे, और जो एमपी की वोट है वो सेम वैल्यू उनकी होती है अक्रॉस द इंडिया, और वो हमारे एमएलए की वोट से ही निकलती है। और यहाँ पे फेडरल बैलेंस को इंश्योर करने की बात की गई है। इलेक्शन मेथड की बात करूँ तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट पेपर पे होती है। मेजोरिटी का आपको पता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए हो वैलिड वोट्स। काउंटिंग इन्वॉल्व्स कोटा सिस्टम, मतलब 50% + 1, ट्रांसफरिंग सरप्लस वोट्स। टेन्योर एंड री इलेक्शन, 5 साल का टर्म होता है जो कि एलिजिबल है, फिर बाद में बार ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं। नेचर ऑफ ऑफिस कहता है इंडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे। प्रेसिडेंट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और एक पॉलिटिकल हेड नहीं है, नाम का हेड है, नॉमिनल सेरेमोनियल हेड है। अब प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का फ्रांस में,
वहाँ पे यूनिवर्सल डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी डायरेक्ट लोग जाके वोट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल एलिजिबल फ्रेंच सिटीजन्स, सिम्बलाइजेस पॉपुलर सोवरेनिटी, जो कि एक तरीके से पॉपुलर सोवरेनिटी को दिखा रहे हैं। 2 राउंड सिस्टम है वहाँ पे। फर्स्ट राउंड मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें 50% प्लस चाहिए विन करने के लिए, है ना। बहुत सारे खड़े हुए हैं, अगर किसी के भी 50% प्लस आ गया तो वो विन कर जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है, 4 थे, 50% किसी को मिला ही नहीं, तो सेकेंड राउंड होती है जिसमें जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं, है ना, वो कम्पीट करते हैं इफ नो वन गेट्स द मेजोरिटी। सेम हमारे यहाँ पे भी मतलब सेम साइज सिस्टम है ना। एलिजिबिलिटी एंड नॉमिनेशन, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 500 सिग्नेचर्स फ्रॉम इलेक्टेड ऑफिशियल्स। जो कैंडिडेट है उनको 500 सिग्नेचर लेने पड़ते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल से, मेयर से, एमपी से, काउंसलर से, मतलब 500 लोगों का सपोर्ट चाहिए। इंश्योर सीरियस कैंडिडेट्स अवॉइड क्राउडिंग, जिससे कि एक सीरियस कैंडिडेट उठे और क्राउडिंग वगैरह ना हो। कैंपेन रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कैंपेनिंग फाइनेंसिंग पे, कितना पैसा आप लगा सकते हो, मीडिया टाइम पे, स्पेंडिंग कैप्स पे, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाता है। टेन्योर इनका भी 5 साल है, जिसको पहले 7 साल था लेकिन चेंज किया गया है अब, और ये भी इनका भी री इलेक्शन हो सकता है। बाकी नेचर ऑफ ऑफिस में डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, दैट इज़ वाई, और यही अपॉइंट करते हैं पीएम को, जैसे हमारे आते हैं, एंड यही डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को। डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज़ को बेसिकली प्रेसिडेंट देखते हैं। एक डोमिनेंट रोल इनका गवर्नमेंट में भी रहता है। तो थोड़ा सा अगर डिफरेंसेस या कॉन्ट्रास्ट देख लिया जाए तो मोड ऑफ इलेक्शन इंडिया में कैसा है, इनडायरेक्ट थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, फ्रांस में कैसा है, डायरेक्ट बाय द पीपल। पॉलिटिकल रोल इंडिया में कैसा है, लार्जली सेरेमोनियल है, एक्ट जो कि एक्ट करते हैं एड एंड एडवाइस पे। फ्रांस में स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलरली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को देखें तो इंडिया में इनडायरेक्ट लेजिटिमेसी है, प्रेसिडेंट स्टेज अबव पॉलिटिक्स। जो प्रेसिडेंट है वो पॉलिटिक्स से ऊपर रहते हैं। लेकिन फ्रांस में डायरेक्ट लेजिटिमेसी है, इसका मतलब है प्रेसिडेंशियल सेंटर इज पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट सेंट्रल इन पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिक्स में इनका भी रोल है। इलेक्शन मेथड इंडिया में एसटीवी है ना, सिंगल ट्रांसफर वोट प्रोपोर्शनल अप्रोच है, और फ्रांस में 2 राउंड मेजोरिटेरियन कंटेस्ट है, जो कि काफ़ी पॉपुलर चॉइस है। ये कंसेंसल है, कंसेंस बिठा के ये पॉपुलर चॉइस होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है उसको बना देंगे। फेडरल वर्सेस यूनिटी कैरेक्टर है इंडिया में, आपको पता है वेटेड वोट्स रिस्पेक्ट करती है फेडरल स्ट्रक्चर को। फ्रांस में मतलब हर एक जो एमपी है चाहे किसी भी रीजन से, उसकी सेम ही वैल्यू होती है वोट की। लेकिन फ्रांस में यूनिटरी सिस्टम है, 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन की एक वोट की कीमत होती है। तो ये 2-4 ये हमारे डिफरेंसेस थे। नाउ नेक्स्ट थीम इज़ अ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यूके एंड इंडिया, मतलब यूके एंड इंडिया का पार्लियामेंट पे कंपैरिजन ऑलरेडी वैसे पढ़ के आए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, टर्म है, इसका मतलब है पार्लियामेंट ही सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट के ऊपर कुछ नहीं है। इंडिया एंड यूके में थोड़ा सा डिफर करते हैं फंडामेंटली, दोनों में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, लेकिन इंडिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। ठीक है, तो दोनों में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, लेकिन यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड पार्लियामेंट्री क्या है, सुप्रीमेसी है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। नाउ ब्रिटिश अप्रोच क्या है टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कि सबसे ऊपर कौन है हमारा पार्लियामेंट में, सबसे ऊपर सुप्रीम कौन है, अब एब्सोल्यूट सुप्रीम है हमारा एब्सोल्यूट सुप्रीम है पार्लियामेंट है। मैं क्या बोल रही हूँ सच में, पार्लियामेंट ही वहाँ पे लॉ बना सकता है या किसी भी लॉ को अनमेक कर सकता है। नो अथॉरिटी कैन ओवरराइड क्वेश्चन और इनवैलिडेट इट्स लॉ, और एक बार लॉ बन गया तो उसको फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू का हमारा मतलब जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं होता है ब्रिटेन में। कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट जो है वो किसी भी लॉ को, जैसे इंडिया में होता है ना स्ट्राइक डाउन, वैसा नहीं कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के तहत। रोल ऑफ कोर्ट इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिंगल कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट ही डिफाइन करती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है और क्या नहीं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं लाइक रूल ऑफ लॉ, राइट्स, डिपेंड करते हैं वो पार्लियामेंट के विल पे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इक्वल्स टू ऑर्डिनरी लॉ, नो स्पेशल प्रोसीजर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव हैं, जो भी चेंजेस हैं होते हैं, वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत हो जाते हैं, मतलब इजीली हो जाते हैं, कोई स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्लेक्सिबल है इनका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी।
इंश्योर करता है अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेटिव पावर को। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मॉडिफाइड नॉट एंडेड, मतलब जो मेंबरशिप है हमारे ईयू की अर्लियर यूरोपियन यूनियन की एंड डिवोल्यूशन टू स्कॉटलैंड एंड वेल्स सेल्फ इम्पोज लिमिट्स है। जैसे कि पहले इन्होंने ईयू की मेंबरशिप ले रखी थी और इन्होंने डिवोल्यूट कर दिया था, पावर को दे दिया था स्कॉटलैंड एंड वेल्स को, तो ये सेल्फ इम्पोज लिमिट थी, मतलब कोई और ये डिसीजन नहीं ले रहा है, पार्लियामेंट खुद ले रहा है वहाँ की। हाउएवर पार्लियामेंट रिटेन पावर टू रिवर्स दीज, ऑल्दो जो पार्लियामेंट है इनको रिवर्स भी कर सकता है। समझ, मतलब पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है, वो लॉ बना सकता है, अनलॉ बना सकता है और जुडिशियल रिव्यू से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन इनवैलिडेट नहीं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट बताता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या नहीं। फ्लेक्सिबल है, इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ। और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मॉडिफाइड बट नॉट एंडेड। मॉडिफाइड मतलब पार्लियामेंट खुद चाहे तो सोवरेनिटी को कम ज़्यादा कर सकता है अपनी, ठीक है। नो, इंडिया के अप्रोच क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, इंडिया के पास रिटर्न सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सेपरेशन ऑफ पावर प्लस जुडिशियल रिव्यू, हमारे यहाँ पे कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं कोई भी लॉ अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को। लिमिटेड पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट इज़ पावरफुल बट नॉट लिमिटेड, पार्लियामेंट क्या है, पावरफुल है बट नॉट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर, पावर्स डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट में हमने बांट रखी है, पार्लियामेंट इंक्रोच नहीं कर सकता इनको आर्बिट्रली, ठीक है। रिजिड फ्लेक्सिबल का मिक्स है, रिजिड भी हैं चीज़ें जहाँ पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए, फ्लेक्सिबल भी है जहाँ पे आप ऑर्डिनरी लॉ की तरह भी कर सकते हो चीज़ों में बदलाव, ठीक है, समझ में आया। नाउ वो एक कॉन्ट्रास्ट डिफरेंसेस वही है कि यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में जो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो यूके है उसके कोई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इनवैलिडेट कर दे लॉ को, इंडिया में वो रिव्यू भी कर सकते हैं और स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं, इनवैलिडेट भी कर सकते हैं लॉ को। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यूके में अनरिटन है, फ्लेक्सिबल है, इंडिया में रिटन है और पार्शली रिजिड है। अमेंडमेंट पावर यूके में कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया में स्पेशल प्रोसीजर है। फेडरलिज्म, यूके यूनिटरी है पूरी तरीके से, हमारा जो इंडिया है वो क्वासी फेडरल है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देखें तो यूके में कोई भी सच लिमिटेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, है ना। इंडिया में एक मेजर लिमिट है पार्लियामेंट्री पावर पे, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो मेन कंपैरिजन पढ़ लो, उतने में भी हो जाएगा काम, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट पावर, फेडरलिज्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थीम इज सेक्युलरिज्म, इंडिया वर्सेस यूएसए। सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस है, रिपीटेटिव थीम है, यू नो। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए जहाँ पे जितने भी रिलीजन हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई ऑफिशियल स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए, सिटीजन्स के पास राइट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने कंसाइंस एंड प्रैक्टिस, अपने धर्म को जो चाहे वो धर्म वो अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका। सेकुलरिज्म का एम होता है दैट इज टू प्रिवेंट द डोमिनेशन बाय एनी वन रिलीजन। अब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स क्या हैं, प्रियम्बल एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करता है जो वर्ड है सेकुलर को, पहले नहीं था वैसे ऐड किया गया है। आर्टिकल 14 से 15 तक इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। आर्टिकल 25 से 28 तक आपको पता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिए गए हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को। 51A सब क्लॉज ए भी बोलता है ड्यूटी टू प्रमोट द हार्मनी है। इंडियन मॉडल कैसा है, प्रिंसिपल डिस्टेंस लेके चलता है, ये अच्छा कीवर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा घुसेगा भी नहीं और बहुत बिल्कुल दूर ही नहीं रहेगा। इंडिया डज नॉट फॉलो द टोटल सेपरेशन, हमारे यहाँ पे नहीं है। स्टेट चाहे तो रेगुलेट कर सकता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अगर वो पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी या हेल्थ को हार्म करती हैं, इंटरवीन भी कर सकता है, रिफॉर्म भी ला सकता है, जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, टेम्पल एंट्री, प्रोवाइड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एड ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एड भी दे सकता है। फीचर्स क्या हैं इंडियन सेकुलरिज्म के, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ्स, सर्वधर्म असंभव, सारे धर्मों को हमें रिस्पेक्ट करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स भी दे रखे हैं इसके लिए। स्टेट चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, लेकिन जैसे ट्रिपल तलाक की जजमेंट है। नो थियोक्रेटिक प्रिविलेजेस, कोई थियोक्रेटिक प्रिविलेजेस नहीं है। वाई इंडियन सेकुलरिज्म इज यूनिक, ये वर्क करता है एक मल्टी रिलीजियस सोशो कल्चरल सोसाइटी में, बैलेंसेज रिलीजियस फ्रीडम विद सोशल नॉर्म्स। एग्जाम्पल सबरीमाला, शाहबानो,
ये बैलेंस करता है किसको, रिलीजियस फ्रीडम को विद सोशल नॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच को यूज़ करता है। सेक्युलरिज्म इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन मॉडल है यूएसए में, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग और एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन के से रिगार्डिंग कोई लॉ ही नहीं बनाना है या फिर प्रोहिबिट भी नहीं करना है। गवर्नमेंट ना ही तो फंड करती है वहाँ पे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ना ही प्रमोट करती है रिलीजियस सिंबल और प्रैक्टिस को। इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, और इंटरफेयर भी नहीं करती किसी भी रिलीजियस मैटर में जब तक की ज़रूरत ना हो। फीचर्स ऑफ यूएस सेकुलरिज्म, स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट है। ज़्यादा मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल है, जैसे कि फ्रांस में था, स्टेट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी, ना ही तो कोई रिफॉर्म लाएगी, ना ही कंट्रोल करेगी, ना ही रिलीजियस एजुकेशन को देखेगी। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे भी वो कैसे रहेंगे, रिलीजन न्यूट्रल रहेंगे। इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच है जिनका मेन फोकस होता है इंडिविजुअल राइट्स पे रदर देन कम्युनिटी राइट्स। इंडिविजुअल को क्या राइट देना है, इस तरीके की वहाँ पे अप्रोच हो। कोई माइनॉरिटी स्पेसिफिक रिलीजियस प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। तो नेचर ऑफ सेकुलरिज्म कैसा है इंडिया में, पॉजिटिव है, इक्वल रिस्पेक्ट और सोशल रिफॉर्म। यूएस में नेगेटिव है, यहाँ पे कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस की बात करिए। स्टेट का रोल क्या है इंडिया में, स्टेट इंटरवीन करती है सो दैट इक्वलिटी एंड रिफॉर्म ला सके। यूएस में स्टेट डिस्टेंस मेंटेन करती है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती। माइनॉरिटी राइट्स, इंडिया एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यूएस में जनरल राइट होते हैं सबके लिए बट नो स्पेशल प्रिविलेजेस। फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रोल, इंडिया में स्टेट चाहे तो मैनेज कर सकती है टेम्पल्स को, ग्रांट कर सकती है टू ऑल स्कूल इक्वली। यूएस में गवर्नमेंट फंडिंग या रिलीजियस बॉडीज़ की इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इंडिया में प्रेम्बल है जो कि बात करता है, और बाकी फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में फ्रीडम दिए हुए हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू में पता चला। यूएस में फर्स्ट अमेंडमेंट ओनली, मतलब एक अमेंडमेंट की गई थी, दैट इज़ इट। उस अमेंडमेंट ने कहा था कि हाँ इस तरीके से रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में कंपैरिजन करना है इंडियन यूएस से। अब ये क्वेश्चन है क्यों, देखिए ये कह रहा है कि कंपेयर करो एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी पावर ऑफ टू मेजर डेमोक्रेसीज की पावर को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। टेस्ट नॉलेज ऑफ 72 इंडिया एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2। तो ऑल्सो चेक, साथ में अंडरस्टैंडिंग को भी चेक कर रहा है कि क्या कमियां हैं, जुडिशियल रिव्यू एंड प्री परमिटिव पार्डन्स क्या होते हैं। देखिए प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर इंडिया में क्या है, तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन कर सकता है, कंप्लीटली मुक्त कर देना, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन और कम्यूट भी कर सकता है पनिशमेंट्स को। ये अप्लाई कहाँ पे होता है, पनिशमेंट जो भी अंडर द यूनियन लॉ है, कोर्ट मार्शल केसेस या डेथ सेंटेंसेस। नेचर की बात करो तो एग्जीक्यूटिव पावर बट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे तो एग्जीक्यूटिव पावर है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करता है, मतलब डिस्क्रिशनरी नहीं है। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो एक्ट नहीं कर सकता। लिमिट्स क्या है, कैन नॉट बी एक्साइज अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। एडवाइस अगर कैबिनेट ने दे दी नहीं करना है और आपने कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट तो जुडिशियल रिव्यू है, ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इसका भी होगा। मेलफाइड इंटेंशन, मालाफाइड इंटेंशन ऑन द बेसिस, इस बेसिस पे कोई मालाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, कोई आर्बिटरी डिसीजन तो नहीं लिया गया है, कोई इररिलेवेंट चीज़ों को तो कंसिडर नहीं किया गया है। कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसीजर, और इससे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर प्रोसीजर होने का उसको ही ओवरराइड नहीं कर सकता है ना। इंपॉर्टेंट केसेस क्या है, केहर सिंह केस, प्रेसिडेंट कैन एग्जामाइन एविडेंस बट कैन नॉट सिट एज अ कोर्ट। वो कह रहा है कि वो चाहे तो एविडेंस को देख सकता है लेकिन वो अपने आप को कोर्ट नहीं समझ सकता है, ऐसा मतलब एक केस है, इसको बस याद रख लेना ना। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है यूएसए में, तो वहाँ पे आर्टिकल 2 सेक्शन 2 कहता है ये प्रेसिडेंट चाहे तो रिप्राइव दे सकता है, पार्डन दे सकता है, अप्लाइज टू फेडरल ऑफेंसेस ओनली। लेकिन ये तो सिर्फ फेडरल ऑफेंसेस के लिए है, मतलब यूनियन लॉ सेम चीज़। नेचर क्या है, यूएस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है पावर को इंडिपेंडेंटली, मतलब अपनी मर्जी से करता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैबिनेट के एडवाइस की। जो हमारे प्रेसिडेंट का जो पार्डन है वो हाईली डिस्क्रिशनरी, अपनी मर्जी से मतलब ये करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, लिमिट्स इन द यूएसए, ये पार्डन नहीं कर सकता है स्टेट लेवल ऑफेंसेस, मतलब स्टेट लॉ के तहत अगर कोई ऑफेंस हुआ तो उसको नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वहाँ के गवर्नर ही करते हैं। इम्पीचमेंट केसेस, जुडिशियल रिव्यू इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट है, सुप्रीम कोर्ट ट्रीट इट एज अ पॉलिटिकल पावर। तो ये पूरी तरीके से एब्सेंट है, जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकती, मतलब हाँ वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है यूएसए में।
हाउएवर लेकिन तब भी जो पार्डन्स है वो कैन नॉट बी फ्रूडुलेंट, मतलब अपनी मन मर्जी से बिना बात के लिए नहीं किए सकते, ना ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाके कर सकते हो। नोटेबल एग्जाम्पल रहने दो। नाउ इंडिया एंड यूएसए में कई डिफरेंसेस क्या है। इंडिया में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ पावर है, इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। यूएसए में इंडिपेंडेंट पर्सनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का। स्कोप की बात करें तो इंडिया जो है वो इंक्लूड करता है डेथ पेनल्टी एंड कोर्ट मार्शल दोनों को, लेकिन यूएसए में सिर्फ और सिर्फ फेडरल क्राइम्स और कोई भी डेथ पेनल्टी को कंसिडर नहीं कर सकता बाय प्रेसिडेंट, अनलेस वो फेडरल होना चाहिए, मतलब नीचे फेडरल लॉ के तहत है तो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ। जुडिशियल रिव्यू इंडिया रिव्यू अलाउड है लिमिटेड ग्राउंड्स पे, यूएसए में नियरली नो जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव से बाउंड होता है वो। यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो पर्सनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब एक पर्सन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है अथॉरिटी। बस अब समरी को अच्छा कमियाँ बता रखी हैं, देख लेते हैं। इंडिया में क्या कमी है कि वो उनको फॉलो करना, मतलब मस्ट फॉलो करना पड़ता है कैबिनेट का एडवाइस, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, कैन नॉट वॉलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। यूएसए में क्या लिमिट है कि कोई भी पावर ओवर स्टेट ना करे हमारे क्राइम्स को, स्टेट के ऊपर, मतलब स्टेट लॉ के तहत अगर कोई किसी को भी सज़ा मिली है तो उसको नहीं कर सकता, कैन नॉट स्टॉप द इम्पीचमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता है। नो डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अप्लाई। व्हाट आर द प्री एम्प्टिव पार्डन, अभी क्या होते हैं ये, मतलब ये पार्डन है जो कि ग्रांट होते हैं इवन बिफोर अ पर्सन इज फॉर्मली चार्ज और कन्विक्टेड, मतलब किसी के ऊपर अभी इल्ज़ाम लगा ही नहीं है उससे पहले उसको पार्डन कर देना। यूज टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रोसिक्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है बस। अब यूएसए में अलाउ होता है एंड हिस्टोरिकली यूज़ भी है, इंडिया में एक्सप्लिसिटली ये ना ही तो रिकॉग्नाइज है, ठीक है ये रिकॉग्नाइज नहीं है, ना ही ये ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी की है इंडिया एंड यूएसए में अगेन। सो ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछ रहा था, कंपेयर करो आप जो भी कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ इक्वलिटी का, इंडिया में क्या है एंड यूएसए में क्या है। इसका मेन फोकस है कॉन्स्टिट्यूशन क्या या प्रोविजन है, स्कोप कितना है, इन्फोर्समेंट क्या है, एक्सेप्शंस है क्या, जुडिशरी कितना इंटरवीन कर सकती है, दिस फॉल अंडर द थीम। अच्छा नाउ राइट टू इक्वलिटी इंडिया में क्या की फीचर्स हैं, आपको पता है राइट टू इक्वलिटी हम आर्टिकल 14 से 18 तक डील करते हैं। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कोई भी स्टेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे इंडियन सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिशन कर दिया जाएगा अनटचेबिलिटी का। एंड आर्टिकल 18 कहता है किसी को भी स्पेसिफिक टाइटल नहीं दिए जाएंगे। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक तरीके से क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सके और कोई भी आर्बिटरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अलाउ करता है ना, मतलब एक तरीके से SC ST के लिए आप कुछ कर सकते हो अलग तरीके से क्लासिफिकेशन रीजनेबल कर सकते हो, लेकिन आर्बिटरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये इंश्योर करता है सबस्टेंटिव इक्वलिटी, गिव एक्स्ट्रा हेल्प टू द डिसएडवांटेज, तो उसको हम कहते हैं सबस्टेंटिव इक्वलिटी, कि जो लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनकी ज़्यादा मदद करना। कवर्स वर्टिकल रिलेशनशिप स्टेट वर्सेज इंडिविजुअल, तो ये जनरली स्टेट और इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ठीक है। सर्टेन राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हैं इवन फ्रॉम प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन से भी, है ना, कुछ कुछ जो राइट्स हैं जिसमें प्राइवेट लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो उनकी भी एक्शन से प्रोटेक्शन देता है। स्पेशल फीचर ये कि अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन वगैरह आप दे सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है टू अचीव द सोशल जस्टिस वुमेन के लिए, जैसे कि EWS के लिए। इक्वलिटी इज ट्रीटेड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन, बाकी जो इक्वलिटी है वो अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कुछ जुडिशियल प्रिंसिपल्स है, मेनका गांधी केस आपको पता ही ऑलरेडी, है ना, एंड इंदिरा स्वामी केस लिमिट करा था रिजर्वेशन से रिगार्डिंग, ये दोनों केसेस नॉर्मली हैं। राइट टू इक्वलिटी यूएसए में क्या है, देखिए यूएसए में अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस तो 14th अमेंडमेंट के थ्रू इक्वल जो प्रोटेक्शन क्लॉज है वो लाया गया था, ड्यू प्रोसेस का क्लॉज भी लाया गया था। अप्लाइज टू स्टेट एंड इंश्योर लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, तो सारे स्टेट्स में अप्लाई करता है और सबको लीगल तरीके से इक्वल ट्रीट करता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फॉर्मल इक्वलिटी लेके आता है, ना कि कोई भी सोशल स्ट्रक्चरिंग नहीं करता है, सोशल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब SC ST इस तरीके से। डिसअलाउ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस जेंडर, वो कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस या जेंडर किसी भी बेसिस पे, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्शन को कवर करता है। प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन हैंडल्ड बाय सिविल राइट लॉज, जो प्राइवेट लोग अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसके लिए अलग से सिविल राइट लॉज है वहाँ पे।
नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, कोर्ट अप्लाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्क्रूटनी, जो कोर्ट है वो अलग तरीके से स्क्रूटनी करते हैं। स्ट्रिक्ट करेंगे अगर रेस और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, इंटरमीडिएट करेंगे जेंडर के बेसिस पे, और रैशनल करेंगे अगर अदर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब केसेस वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे। लिमिटेड एंड हाईली कंटेस्टेड है ये। रिसेंटली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, ज़्यादा है नहीं वैसे। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर हम देखें तो नेचर ऑफ इक्वालिटी इंडिया में कैसी है, सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव मीन अचीविंग रियल इक्वालिटी थ्रू सपोर्ट। लेकिन यूएसए में फॉर्मल है, एवरीवन इक्वल अंडर द लॉ, लिमिटेड अफर्मेटिव एक्शन, अलग से स्टेट कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। अफर्मेटिव एक्शन, इंडिया एक्सटेंसिव रिजर्वेशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यूएसए में ये चीज़ लिमिटेड है। फ्रीक्वेंटली इसको भी कोर्ट ने स्ट्रिक डाउन कर दिया था। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है इंडिया में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यूएसए में रेस, जेंडर, एथेंसिटी, बस कास्ट रिकॉग्नाइज नहीं है क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम होता नहीं है। रोल ऑफ कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में एक्टिविस्ट कोर्ट एक्सपेंडिंग इक्वलिटी, मतलब जो एक्टिविस्ट है वो और ज़्यादा कोर्ट में इस इक्वलिटी के टर्म को, स्कोप को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। लेकिन यूएसए में ये रिस्ट्रेंड है बट स्ट्रॉन्ग है ऑन सिविल राइट्स, मतलब ज़्यादा स्कोप वगैरह नहीं बढ़ रहा है। स्कोप तो इंडिया में वही, इक्वलिटी कवर सोशल जस्टिस एंड अपलिफ्टमेंट, वहीं पे यूएसए में इक्वलिटी कवर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड सिविल लिबर्टीज़। तो जस्टिस से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में सम राइट्स एक्सटेंड टू प्राइवेट एक्टर्स ऑल्सो, मतलब कुछ राइट्स जो हैं वो प्राइवेट लोग डिस्क्रिमिनेशन अगर ना कर उससे प्रोटेक्शन भी देते हैं, लेकिन यूएसए में मोस्टली हैंडल्ड वेयर सिविल राइट्स स्टैट्यूज़ के थ्रू। अब वाई इंडिया का जो मॉडल है यूनिक है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल सोशल इक्वलिटीज़ कास्ट को डील करता है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर है वीकर सेक्शंस के लिए, एंड ज़्यादा इंक्लूसिव है, ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड है। वहीं पे यूएसए का जो मॉडल वो कैसे डिफरेंस है, वो ज़्यादा एम्फेसिस करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम पे, इक्वलिटी प्राइमरली फोकस करता है लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉट सोशल अपलिफ्टमेंट पे। जुडिशरी भी यूज़ करती है स्क्रूटनी टेस्ट को फेयरनेस के लिए। सो दैट इज़ इट। आई विल से कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो चीज़ों को, ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी आसानी से चीज़ें दिमाग के अंदर।